और लॉकडाउन की जुगलबंदी के बीच कृषि परिक्रमा के इस अंक में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूं। किसी ने 16 आने सच कहा है कि प्राकृतिक आपदा और महामारी के वक्त कोई सोना, चांदी, शेयर या कोई कीमती वस्तु खरीदने नहीं भागता, बस खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने की जुगत लगाता है। और इस बात को हमने इस कोरोना काल में प्रभावी रूप से देखा, सुना और मजबूती से महसूस भी किया। और इन खाने पीने की चीजों का उत्पादक कौन है? किसान, यानी कि अन्नदाता। देखा जाए तो कृषि परिक्रमा उत्पादों या अनाजों का रख रखाव, भंडारण, सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाना भी एक बेहद जिम्मेदारी की चुनौती भरा कार्य है। और इस सुदृढ़ सुरक्षित भंडारण के चलते ही हम आज कोरोना और लॉकडाउन में स्वस्थ और आश्वस्त हैं और इस समय में सभी खाने पीने की वस्तुएं आसानी से मिल भी पा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? इसी कड़ी में केंद्रीय भंडारण निगम का एक अहम रोल है और इसमें दूरदर्शन किसान की टीम ने जो CWC के प्रबंधन निदेशालय के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री अरुण कुमार जी, उनसे एक अच्छा खासा इंटरव्यू किया। आइए दिखाते हैं आपको उसकी एक झलक। सबसे पहले अरुण जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब हम केंद्रीय भंडारण निगम की बात करते हैं तो किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या आवश्यकता थी उस समय की कि इस तरह की का कोई निगम हो जो कि ना कि सिर्फ हमारे किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो बल्कि एक सुनहरा भविष्य इस निगम का रहे? हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 ऑनवर्ड्स, उस समय अनाज को रखने की और समुचित व्यवस्था करने की अत्यंत आवश्यकता थी। एक तो अनाज का उत्पादन कम हो रहा था और जो हम पैदा कर रहे थे उसको सही ढंग से रख नहीं पा रहे थे। भारत सरकार ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर ग्रामीण इलाकों में वेयर हाउस बनाने की संरचना की शुरुआत की। उसके साथ ही स्टेट वेयर हाउसिंग का भी स्थापना किया गया, जिसमें कि आज की डेट में टोटल 19 स्टेट्स में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं और सेंटर के बेसिस पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। लगभग 415 जगह पे हमारे वेयर हाउस बने हैं, जिसमें कि लगभग 250 275 वेयर हाउस ऐसे हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। इन जगह पर जो भी पैदावार हो रहा है, जो भी अनाज आ रहा है, चाहे वो पंजाब का जगह हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सब जगह जो प्रोक्योरमेंट एरिया है वहाँ पे हम अनाज को लेकर अपने वेयर हाउस में रखते हैं। और जब ज़रूरत पड़ता है कंज्यूमिंग एरिया में, जहाँ इसकी खपत ज़्यादा है और उपज कम है, तो उस क्रम में हम लोग बाई ट्रेन, बाई रोड उसको परिवहन करके उस जगह पहुंचाने में सहूलियत करते हैं जी। 60s, 70s अप टू 2000 बहुत जगह वेयर हाउस हम लोगों ने बनाए और जो भी रूरल एरिया में वेयर हाउस बना वो इसी क्रम में बनाया गया कि किसानों का अनाज जब वेयर हाउस में आएगा तो कैसे समुचित वे में रखा जाए। उनका अनाज बाहर रहेगा तो खराब हो सकता है, खराब नहीं हो पाएगा। आज के समय की अगर बात की जाए, किस तरह की और सुविधाएं जो हैं वो किसानों को दी जाती हैं केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा और इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? आज की डेट में CWC, SWC 30% की छूट देता है स्टोरेज चार्ज में जी। आम आदमी से यदि 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर पर मंथ हम चार्ज करेंगे तो उनसे उसमें 30% की छूट देंगे। यानी किसानों को एक आर्थिक मदद हम मान सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी सुविधा आ रही है कई जगह। आज किसान हमारे यहाँ सामान रखने आता है, लेकिन जैसे व्यापारी आते हैं तो उनसे हम पर मंथ में चार्ज लेते हैं। किसानों के लिए जब वो सामान वापस लेने जाएगा 8 महीने बाद, तभी हम चार्ज करते हैं जी। सो लगभग 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक उनका सामान हमारे पास रहता है, लेकिन हम जब तक सामान नहीं उठाने आते हैं तब तक उनको हम पैसा
कोई भी चार्ज नहीं करते। यानी किसी भी तरह का दबाव जो है दबाव वो नहीं। किसान पर नहीं होता। एक और किसानों को बहुत बड़ी सुविधा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सोच के आ रही है, जी जो सामान हमारे यहाँ रहता था उसके लिए वेयर हाउसिंग रसीद दी जाती थी। उस वेयर हाउस रसीद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ENWR कर दिया, जी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीद। अब ये टैंपर नहीं हो सकता, जी इसको किसी भी प्रकार से जाली रसीद इशू नहीं हो सकता है। बैंक से जब ENWR इशू हो जाता है तो बैंक से लोन मिलने में आसानी होता है। जो सामान किसान हमारे यहाँ रखते हैं, सपोज 1 मेट्रिक टन गेहूँ रखा हुआ है, किसान चाहे तो उसमें से 100 kg माल अपना बेच सकता है, जी रेस्ट माल हमारे पास ही रहेगा, तो टुकड़ों में भी बेच सकता है। इससे सबसे बड़ी जो फ़ायदा किसानों को मिलने जा रहा है, पहले वो डिस्ट्रेस सेल करते थे, हमारा सामान रखा हुआ है 1 मेट्रिक टन, एक बार में 1 मेट्रिक टन हम बेचेंगे। अब 1 मेट्रिक टन बेचने की ज़रूरत नहीं है। जी जब माल बेचना चाहें, जब उसका सबसे अच्छा भाव मिलेगा मार्केट में, तब वो बेच सकते हैं। अब वो घर बैठे भी ट्रांजैक्शन अपना कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सिस्टम भी लेके आ रहा है। जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट में हमारे 37 के 37 वेयर हाउस WDRA रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से ENWR इशू होता है। ई नाम के तहत व्यापारी, किसान और जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं आज की डेट में, जी सब उसको अवेल कर सकते हैं बिना फिजिकली मेरे वेयर हाउस गए हुए। यानी ये सुविधा जो है अब आपको घर बैठे ही घर बैठे मिल सकती है। जी और कोविड के टाइम में कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग, तो परफेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग का जी एक तरह से उदाहरण है कि कोई किसी से मिल नहीं रहा है, लेकिन उचित भाव पर एक आदमी खरीद रहा है और एक आदमी बेच रहा है। इतने सूचनापूर्ण इंटरव्यू के संपादित अंशों को देखने के बाद आइए अब रुख करते हैं कृषि साहित्य की गतिविधियों की ओर। और आज की पुस्तक चर्चा में जो पुस्तक है उसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री साइंस, जिसे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर नई दिल्ली ने प्रकाशित किया। और इसकी समीक्षा एवं चर्चा कर रहे हैं ICAR के ही श्री सुनील कुमार जोशी जी। आइए देखते हैं इस चर्चा को। और आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री साइंस। और इस पुस्तक के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुनील जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जी जोशी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये किताब आखिर है किस विषय के बारे में, इससे किस तरीके से इसे समझा जा सकता है? सबसे पहले तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं सभी दर्शकों के साथ में रूबरू हो रहा हूं और आपसे चर्चा कर रहा हूं। जैसा आपने बताया कि टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री साइंस, यह पुस्तक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान कृषि और ज्ञान प्रबंधन निदेशालय कृषि भवन के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर शिव प्रसाद, जो कि हमारे एक संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है हमारे जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो एनवायरनमेंट के ऊपर में, साइंस के ऊपर में जो हम रिसर्च कर रहे हैं या कृषि के ऊपर में साइंस रिसर्च कर रहे हैं, उनको पोस्ट के ऊपर लिखी गई है। और जैसे कि आप जानती हैं कि पर्यावरण एक बहुत ही व्यापक विषय वस्तु है आज के दृष्टिकोण से, और हमने इस पर्यावरण से बहुत दोहन किया है और इस दोहन के कारण से आप देख रहे हैं कि कृषि का बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। और कृषि को प्रभावित कर देखते हुए इस पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और मैं इस पुस्तक को आपको, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये पुस्तक जो है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री साइंस है। जी, जो पुस्तक है उसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री साइंस। जी जी।
और इस पुस्तक की कुछ और मुख्य बातें जो आप बताना चाहें? जी, इस पुस्तक की जो हमारे विषय वस्तु है वह बहुत ही व्यापक है। जैसे जानते हैं कि आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कृषि के ऊपर में, जिससे जो है हमारी क्षेत्रों के अंदर में कहीं-कहीं जो है सूखा पड़ रहा है, कहीं-कहीं जो है अत्याधिक वर्षा हो रहा है और अभी हाल ही में देखिए जो है ओलावृष्टि के कारण से जो है हमारी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो वैज्ञानिक हैं, किस प्रकार से ऐसी हम जो है भविष्यवाणी कर सकें या ऐसी हम बातचीत कर सकें कि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग कम हो और पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकें और अधिक से अधिक कैसी उपज हम प्राप्त कर सकें, इसको देखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। जी, इस पुस्तक को जो है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए ये पुस्तक जो है हमारे जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखते हुए अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर में अनेक ऐसी और पुस्तकें हैं जो कि हिंदी भाषा के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन यह पुस्तक जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम में और लिखी गई है और खास तौर पे रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको मद्देनजर रख के जो है इस पुस्तक का लेखन किया गया है। जी, अगर इस पुस्तक को कहीं से खरीदना चाहें तो कहाँ से जो है वो हमारे जो किसान भाई बहन है वो ले सकते हैं? जी, इस पुस्तक के लिए हमारा पता नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हालात जो है देखते हैं कि कोविड-19 के कारण से अभी देश भर में जो है लॉकडाउन है और हमारे जो डाक व्यवस्था या हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अभी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लेकिन अभी आशा है कि अभी आने वाले दिनों में हाल में ये सब सुचारू रूप से हो जाएंगी। उसके लिए हमारे जो हमारे दर्शक हैं या जो पुस्तक को खरीदना चाहते हैं वो हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि प्रबंध और ज्ञान निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। वो इस पते के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है bmicar@icar.org.in। जी, आपने पता और ईमेल आईडी तो बता दिया, लेकिन साथ ही अगर आपसे ये जानना चाहें क्या ऑनलाइन क्या इसे परचेज किया जा सकता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? जी, हमारे दर्शक जो है जो उस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं वो हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं और इस ईमेल से हम जो है उनको पूर्ण जानकारी दे सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें जो है धनराशि हमें करनी है। बहुत तरीका है, हमें धनराशि जो है बैंक के माध्यम से हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही धनराशि हमारे पास में आएगी हम इस पुस्तक को उनको डाक के द्वारा उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जी, कई बार देखा गया है कि जो काफी प्रचलित पुस्तकें होती हैं उनके कई भाग भी होते हैं, तो क्या इस पुस्तक के भी कोई भाग है या इसका केवल एक ही भाग है जिसे पढ़ा जा सकता है? इसका एक ही वॉल्यूम में इसका प्रकाशन किया गया है। वॉल्यूम इसी में एक ही पुस्तक के अंदर में पूरा समावेश किया गया है हमारे, जिसमें 2 भाग हैं, एक पर्यावरण विभाग पर्यावरण विज्ञान और दूसरा वानिकी विज्ञान। इन दोनों भागों को खंड को एक ही पुस्तक में समावेश किया गया है ताकि जो पाठक है वो पूर्ण जानकारी एक पुस्तक द्वारा ही ले सकें। जी, तो इस पुस्तक के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां जो हैं वो क्या आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ, कि किस तरीके से इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है और किस तरीके से इसे आसानी से समझा जा सकता है और अपने जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अपने कृषि के क्षेत्र में क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पुस्तक के जो विषय वस्तु है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम जैव विविधता बोलते हैं, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन का जो आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, खाली ना केवल मनुष्य को ही बल्कि हमारे खेत खलिहानों को भी जो है प्रदूषित कर रहा है। इसके साथ साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री का भी इसमें चैप्टर समावेश किया गया है। इस सारी जानकारी इस पुस्तक में संपूर्ण रूप से जो है प्रदान की गई है और पाठक इस पुस्तक को पढ़ के काफी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने इस पुस्तक के बारे में जो भी जानकारी है वो हमारे जो दर्शक हैं उनको मुहैया कराई और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रखा है और जिसके चलते यातायात भी ठप है, कहीं आने जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षा का जो स्तर है वो गिरना नहीं चाहिए। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं श्री अशोक सिंह जी से। अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जी, जैसे कि हम सभी को इस वक्त ये ज्ञात है कि जो कोविड-19 है उसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी चपेट में ले रखा है और इसी को देखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं जो ऑनलाइन जो हमारे जो कृषि के क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें ऑनलाइन कर सके? जैसे कि आज हम बातचीत करने वाले हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो इसके संबंध में क्या जानकारी देंगे? ये आज का टॉपिक जो है बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है। अब तक हम लोग बात करते आए हैं जो एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, जो रेगुलर तरीके से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस एजुकेशन से जो चलाए जा रहे हैं। इस बात का विषय, जैसा कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में संकट की स्थिति है और स्कूल कॉलेजेस भी इस समय बंद हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, एडमिशन भी नहीं हो पाए हैं कई जगह। तो ऐसे में एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स अगर हो तो आप समझ सकते हैं उसका कितना मायने हो सकता है जी। और ये जो कोर्स है जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है और ये इस तरह के सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज जो हैं कई संस्थानों में चलाए जा रहे हैं। ये जो कोर्स है जिसके आज हम बात कर रहे हैं, ये इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से ये संचालित है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि डिस्टेंस एजुकेशन से ये, यानी कि पत्राचार से कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको क्लास में जाने की जरूरत नहीं है और अगर आप जॉब में हैं तो भी आप इसको कोर्स आराम से कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन का जो है ये कोर्स पीरियड रहता है? हाँ, ये जो कोर्स है ये 6 महीने के आसपास का कोर्स है। 6 महीने का कोर्स है ये और इसमें जो एडमिशन है वो 10+2 पास जो युवा है, कोई भी युवा वो एडमिशन ले सकता है और इसमें एज का कोई बार नहीं है इसमें जी। और इसकी खास बात ये भी है कि 6 महीने के बाद मान लीजिए किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो उसके पास 2 साल का टाइम होता है कि वो उस बीच में उस कोर्स को वो मतलब अगर कोई पेपर रह जाता है तो उसको वो कंप्लीट कर सकता है। वो इस कोर्स की ये भी एक खासियत है कि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल तरह का कोर्स है, ये एकेडमिक तरह का कोर्स नहीं है, तो इसमें व्यवहारिक चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है, थ्योरेटिकल चीजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी जाती, जिसका फायदा लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में या अपने काम में, किसी भी तरह से काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है तो ऑनलाइन कितना मुश्किल या कितना आसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझना हमारे कृषि के विद्यार्थियों के लिए? यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन है। जी। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि पत्राचार से एक तरह से कोर्स है ये। ऑनलाइन में तो सीधे मतलब इंटरनेट के थ्रू होता है ये जी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इग्नू जो है वो बाकायदा वहाँ पे एनरोलमेंट होता है और वहाँ पे वो लोग अपने लेसन्स भेजते हैं, जिन लेसन्स को पढ़ के उनके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं और फिर बाद में एग्जाम उसका क्लियर करना पड़ता है। ये इस कोर्स में जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात इसलिए आज की जा रही है कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि केमिकल की सहायता से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो तैयार हो रहे हैं, उत्पादित हो रहे हैं, उसके प्रति लोगों की बहुत सारी जो बातें हो गई, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति उन लोगों की काफी जागरूकता बढ़ गई है या तमाम तरह की बीमारियों के कारण उसका समझाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, उनकी डिमांड बढ़ने के कारण इस कोर्स के जानकार या इस कोर्स में जो प्रवीण लोग हैं उनकी आगे में मांग काफी बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस कोर्स के बारे में लोग यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को मैं बताना चाहता हूँ।
जी, अगर इसके एडमिशन के लिए जानकारी लेना चाहें तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? ये जो है इसके लिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स संचालित होता है, जी। तो उसकी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, कब रजिस्ट्रेशन होता है, कितने टाइम का कोर्स है, क्या सिलेबस है, सारी जानकारी वहां से मिल सकती है। उसकी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है www.itnoudegdu.ac.in। तो इस पर जाकर इस कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी जो लेना चाहे उनको मिल सकती है। और जी। एडमिशन भी ऑनलाइन का भी है वहाँ पर एडमिशन, और इसके अलावा जो अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का इसका एक और भी ऑप्शन है। जी, एग्जाम्स की अगर इसमें हम बात करें तो किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम कंडक्ट जो है वो कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से पेपर दे सकते हैं इसमें, और रिजल्ट की संभावना कब तक रहती है, कितने समय के बाद आता है? जैसा कि ये है कि ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की काफी वैल्यू है, जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के कोर्सेज की भी उसी हिसाब से वैल्यू हो, चाहे वो जॉब के हिसाब से हो, चाहे वो अपने ज्ञान के लिए अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं तब भी। तो ये जो एग्जाम होता है ये 6 महीने के बाद एक दो इसको कंडक्ट करता है, और इसमें जो पेपर्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत ही साधारण टाइप का एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा हाई फाई एग्जाम नहीं होता। और इसमें चूंकि 10+2 ही रखा गया, और कोशिश ही की जाती है कि ऐसे युवा जो कि ग्रामीण परिवेश से हों वो आए, या जो लोग किसान खेती बाड़ी से जुड़े हैं, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। तो इसीलिए ये बहुत हाई फाई टाइप का एग्जाम नहीं होता। इसको जो इनके जो मटेरियल, ये लोग जो अपना टेक्स्ट में मटेरियल भेजते हैं, कोर्स का मटेरियल, जो बच्चे उनको पूरा कर लेते हैं उनके लिए एग्जाम इसको क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं। जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इसके अंदर जॉब पाने की संभावनाएं कितनी रहती हैं, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, और किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया ये, क्योंकि अभी तक ये होता है कि युवाओं के जो करियर की प्रायोरिटीज होती है उसमें एग्रीकल्चर कहीं ठहरता नहीं है, बाकी सब चीजों को ज्यादा स्थान दिया जाता है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है उसके बावजूद। जी। तो ये जो कोर्स है इसको करने के बाद बहुत सारे आजकल ये ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड बना रही हैं। उनको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ट्रेन लोग चाहिए जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानते हो, उनके प्रोडक्ट से कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे उनको तैयार करके एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, और कैसे उनकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव की जा सकती है, उसके बारे में जो जानकार हो ऐसे लोग को वो लोग प्रेफर करते हैं। तो इस कोर्स में इस तरह की जानकारी काफी हद तक दी जाती है, जिसका फायदा उन कंपनियों को और आपको भी रोजगार के तौर पर मिलता है। जी, तो अशोक सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में जो तमाम जानकारियां आपने दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। दर्शकों, मैं ज्योत्सना अपनी पूरी कृषि परिक्रमा की टीम के साथ आपसे लेती हूँ विदा, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, और कृषि परिक्रमा का ये कार्यक्रम आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का पूर्णतः रखिए ख्याल। नमस्कार।